Hello friends, welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. My name is प्रियेश सोनी एंड आज हम देखने वाले हैं कल से मेंस की एग्जामिनेशन शुरू हो रही है यूपीएससी सीएससी 2023 की मेंस। तो जस्ट एक दिन पहले हम ये वीडियो लेके आए हैं कि लास्ट मिनट टिप्स क्या हो सकती है आपके लिए। अब कल से जो मेंस एग्जामिनेशन शुरू हो रही है उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। तो आज का वीडियो जो है वो 5 पार्ट में हम कवर करेंगे, जिसमें कुछ बेसिक गाइडलाइंस होगी जीएस 1 2 3 के बारे में। जीएस 4 थोड़ा अलग पेपर है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा गाइडलाइंस दी जाएगी आपको। एसए के पेपर को कैसे अप्रोच करना है, ऑप्शनल को कैसे टैकल करना है, और जो लैंग्वेज के पेपर है उसको कैसे टैकल करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार मेंस का शेड्यूल ऐसा है कि कल और परसों GS 1 2 3 और GS 4 ये 4 पेपर होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड पे एसए, ऑप्शनल और लैंग्वेज के पेपर होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले GS 1 2 3 से कि ये जो GS 1 2 3 है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन है उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ना है। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स कोई भी क्वेश्चन दिया है उसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। और पढ़ते वक्त आपको क्या करना है, उसके जो की वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना है। कीवर्ड्स के अंदर क्वेश्चन की डिमांड छुपी हुई होती है। दो टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, एक जो कंटेंट की डिमांड है वो, और दूसरा उसके डायरेक्टिव वर्ड्स। डायरेक्टिव वर्ड्स का मतलब जैसे डिस्कस, एनालाइज, एग्जामिन, इवेल्युएट, ये सब उसके डायरेक्टिव वर्ड है, जिसके अंदर ये पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, हमें आंसर को कैसे लिखना है। और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने से हमें उसकी डिमांड समझ में आती है कि ओवरऑल उस क्वेश्चन के अंदर कितने क्राइटेरियाज या कितने डायमेंशंस कवर करने हैं। एक बार हमने वो डिमांड समझ ली, उसके बाद क्या करना है, ट्राई टू फुलफिल दोज डिमांड्स। ट्राई करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन की सारी डिमांड जो है वो फुलफिल कर पाए। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है वहीं से आया होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट उसकी डिमांड, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स पूछे हैं उसको कोशिश करनी है कि वो सारे एस्पेक्ट्स आप उसके अंदर कवर कर पाए। देखिए, फुलफिलिंग द डिमांड जो है इट इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड विथ योर मार्क्स, कि जितनी ज़्यादा डिमांड को आप फुलफिल कर पाएंगे उतने आपको अच्छे स्कोर मिलने के चांसेस है। स्कोर को फिर मैक्सिमाइज कैसे करें, जैसे ये आपका हो गया नॉर्मल स्कोर, अब इसको मुझे इंक्रीज करना है, तो हाउ टू इंक्रीज इट। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक है आपका इंट्रोडक्शन और एक आपका कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका सिंपल रीज़न ये है कि इन दोनों चीज़ों की वजह से एग्जामिनर के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट होती है अबाउट द कैंडिडेट। कैंडिडेट किस प्रकार का कैंडिडेट है, उसके थॉट्स क्या है, उसका नॉलेज का लेवल क्या है, उसका अप्रोच क्या है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन से जज होती है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जनरली इंट्रोडक्शन लिखने के जैसे 3 क्राइटेरियाज होते हैं। आइदर यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विथ अ डेफिनेशन, और यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद द ओरिजिन ऑफ द इश्यू, और यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद सम काइंड ऑफ डेटा। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे, या तो डिफाइन करेंगे उस टर्म को, या तो उसका ओरिजिन क्या है, या तो उसके रिलेटेड जो करंट में डेटा है उसके बारे में आप बताएंगे। दूसरी चीज़ कंक्लूजन। देखो, कंक्लूजन जो है वो भी 2 टाइप का हो सकता है। एक, या तो आप अपने आंसर की समरी बता दो उसके अंदर, टू समराइज योर आंसर विद इन 2 3 लाइन्स, या तो आप उसका जो हिडन एस्पेक्ट है उसको डील करो। हिडन एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है वो कंटिन्यूअसली इंडियंस को हरा पाए, तो उसके पीछे क्या वजह है। तो उसका हिडन एस्पेक्ट क्या है कि हर बार वो लोग जीते नहीं थे, कुछ आइटम्स ऐसी भी है, कुछ इवेंट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हारे भी है। तो वो चीज़ आपको कंक्लूजन में मेंशन करनी होगी। तो आइदर यू समराइज योर आंसर और यू मेंशन द हिडन एस्पेक्ट ऑफ योर आंसर। इन 2 तरीके से कंक्लूजन जो है वो एंड हो सकता है। एक और चीज़, कहीं पे ऐसा लिखना नहीं है कि इंट्रोडक्शन है ये, कहीं पे ऐसा लिखना नहीं है कि ये कंक्लूजन है। ये दोनों वर्ड आपके आंसर में मेंशन नहीं करने हैं। इससे आपके एग्जामिनर के अंदर एक अच्छी इंपैक्ट क्रिएट होगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है। लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नो क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट आउट। आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट लिख के आएंगे, तभी जाके आप बाकी की कंपटीशन के अंदर अच्छे से उनको compete कर पाएंगे। सो दीज आर द कॉमन गाइडलाइंस फॉर GS पेपर 1 2 एंड 3। नाउ वी विल लुक इनटू GS 4। अच्छा, GS 4 का जो पेपर है
वो कंपैरेटिवली थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग इसलिए है, यूपीएससी का सिलेबस अगर आप ध्यान से पढ़े तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जीएस पेपर 4 जो है वो सब्जेक्टिव नेचर का है। इसके अंदर कोई एक सिविल सर्वेंट सोसाइटी के अलग अलग इश्यूज़ को या अपने पर्सनल इश्यूज़ को कैसे डील करता है, उनकी डिमांड मेनली वो है, और उस डिमांड को चेक करने के लिए वो केस स्टडीज़ का भी सहारा ले सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि आगे जो मैंने आपको चीज़ें बताई जीएस 1, 2, 3 के लिए, वो तो कॉमन रहेगी। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन में फॉलो तो करनी है, बट आपको कुछ अलग चीज़ क्या मिलती है इसके अंदर। तो पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि इसका वेटेज जो है वो करीबन 50-50% में डिवाइड हो गया है, कि अब 50% क्वेश्चंस थियोरेटिकल होते हैं और 50% केस स्टडीज से क्वेश्चन आते हैं। मैं खास करके आपको ये एक चीज़ जो है वो ड्रॉ करना चाहूँगा, टू ड्रॉ योर अटेंशन, कि लास्ट ईयर का पेपर आप ज़रूर देख के जाइएगा। उसका रीज़न ये है कि लास्ट ईयर का पेपर जो उसका नेचर थोड़ा सा अलग था। कैसे अलग था या क्या आपको समझना चाहिए, तो एक है यहाँ पे टाइम एलिमेंट। अब जो एथिक्स के पेपर बनते हैं वो एथिक्स के पेपर थोड़े ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसका आंसर जो है वो सोचने में, समझने में, लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। सिमिलरली केस जो है उसकी लेंथ भी बड़ी है तो उसको पढ़ने में उतना टाइम जाएगा, फिर उसका आंसर बनाने में, लिखने में टाइम जाएगा। तो एथिक्स के पेपर में खास करके आपको टाइम एलिमेंट जो है अब उसको ट्रैक करना होगा। दूसरा कि पेपर जो है वो सब्जेक्टिव नेचर का है, तो जीएस के पेपर जिस नज़रिए से लिखते हैं या जिस टाइप के कंटेंट से लिखते हैं, उसी टाइप के कंटेंट से इसका पेपर नहीं लिखना है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को ऐड करेंगे टू मेक योर आंसर मोर वायबल एंड फिजिबल, कि एग्जामिनर जो है उसको एविडेंशियल बेस्ड आंसर्स मिले। तो ऐसे एविडेंशियल आंसर्स आपके होने चाहिए जिसके अंदर आप एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे तो आपका आंसर जो है वो और भी मजबूत होगा। केस स्टडीज़ आपके लिए गेम चेंजर बनेगी। केस स्टडीज़ के ऊपर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अब 50% वेटेज जो है वो केस स्टडीज़ का बन गया है। एथिक्स का एक अच्छा पेपर तब होगा जब अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप 150 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, और हिंदी या किसी भी रीजनल मीडियम के लोग जो है वो 130 से 140 तक भी स्कोर कर सकते हैं। तो तब जाके आपका एक अच्छा स्कोर आप आईएएस के लिए compete कर सकते हैं। इसके लिए आपको PYQs, और ख़ास करके मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि 2022 का जो मेंस का पेपर है वो ज़रूर देखिएगा, एथिक्स का पेपर। उससे आपको काफ़ी सारा अंदाज़ा आ जाएगा कि पेपर पैटर्न के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। एथिक्स के पेपर में जनरली जो एक मेंटल ब्लॉकेज फेज होता है वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का यहाँ पे मतलब सिंपल ये है कि हमें पता होता है कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन हमारे पास लिखने के लिए कंटेंट नहीं है। तो इस प्रकार के मेंटल ब्लॉकेज को आपको अवॉइड करना है। वो कैसे अवॉइड होगा? जब आप हर चीज़ को किसी एग्जाम्पल के साथ लिंक करेंगे, आपकी नोट्स में एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम्पल्स के थ्रू ये मेंटल ब्लॉकेज जो है उसको अवॉइड कर पाएंगे। अब बात करते हैं एसए पेपर की। अच्छा, जीएस 1, 2, 3, 4 जो है वो अगले 2 दिनों में होने वाले, और एसए का पेपर जो है वो नेक्स्ट वीक में होने वाला है, नेक्स्ट वीकेंड में। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो टॉपिक चूज़ करते हैं उसको बड़ी समझदारी से चूज़ करना होगा। चूज़ योर टॉपिक वाइजली। वाई इज़ दैट सो? क्योंकि हमेशा हम ये इस प्रकार का कन्फ्लिक्ट फेस करते हैं वाइल चूजिंग एनी टॉपिक फॉर एसए। एक तरफ हमारे पास ऐसा कोई एसए का टॉपिक है जिसके ऊपर हमारे पास कंटेंट अच्छा अवेलेबल है, लेकिन दूसरी ओर एसए के अंदर ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो है वो बह जाते हैं किसमें? इंटरेस्ट में, कि ये टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का है इसलिए मैं इस टॉपिक में से एसए लिखूंगा। इंटरेस्ट और कंटेंट में बहुत फर्क है। रीज़न हो सकता है कि जो इंटरेस्टिंग एसए लगे उसके ऊपर आप करीबन 6 से 7 पेज आसानी से लिख पाओ। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आसानी से लिख पाओ। जिस ऐसे के ऊपर आपके पास कंटेंट डेवलप हो सकता है, यहां पे तो आपको 10 के आसपास पेजेस लिखने हैं एट दी एंड। तो मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन से ऐसे में आपके पास कंटेंट अच्छा अवेलेबल है, ना कि कौन सा ऐसे आपके इंटरेस्ट का है। क्योंकि अगर कंटेंट होगा तभी जाके आप 10-12 पेज तक अपना ऐसे जो है उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। फिर उसके बाद वंस यू चूज योर टॉपिक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसका एक डिटेल स्ट्रक्चर बनाएं। जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं उस ऐसे के, ईच एंड एवरी डायमेंशन के ऊपर आपको
डिटेल में एक स्ट्रक्चर बनाना है रफ पेज के अंदर। वो डिटेल स्ट्रक्चर 20 से 25 मिनट्स आराम से लेने हैं आपको और उसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाना है। वंस यू मेक दिस स्ट्रक्चर, आपके आइडियाज जो है वो दे विल बी वेरी क्लियर कि अब मुझे एसे के अंदर क्या लिखना है। मैं तो कहता हूं कि अगर पॉसिबल है तो अपने एसे को एटलीस्ट 10 डायमेंशन के अंदर या 10 पार्ट के अंदर कवर करो। अपने स्ट्रक्चर के अंदर 10 पार्ट बनाओ। वाई? क्योंकि एक पार्ट पे एक पेज लिखना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जहां पे भी आपको लगे कि मेरे पास डायमेंशन कितने बनाने हैं उसका कोई लिस्ट नहीं है, तो आइडियली उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए ताकि एक पार्ट पे हम एक पेज लिख पाए। तो 20 से 25 मिनट आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए लेनी है और फिर एक घंटा लेना आपको एसे लिखने के लिए। टेक 1 आवर फॉर राइटिंग एन एसे। आराम से लिखना है, क्योंकि जब आपके पास डायरेक्शन आ जाती है तो डायरेक्शन के बाद उसके ऊपर लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। सेम थिंग यू हैव टू रिपीट फॉर अनदर एसे। लास्ट, एसे का फॉर्मेट आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जीएस के फॉर्मेट में एसे का आंसर लिखते हैं, वो चीज नहीं करनी। लाइक फॉर एग्जांपल पैराग्राफ्स, जीएस के अंदर जनरली हम पैराग्राफ्स को अवॉइड करते हैं, यहां पे पैराग्राफ्स ही यूज करने हैं। कहां पे? एट प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम, कहां पे पैराग्राफ आना चाहिए, कहां पे नहीं आना चाहिए। ऐसे पेपर के अंदर कोई डायग्राम नहीं होगा, कोई फ्लो चार्ट नहीं होगा, कोई मैप ड्रॉ नहीं करना, ये सारी चीजें ऐसे पेपर में नहीं करनी है। तो दीज आर दी कॉमन गाइडलाइंस फॉर दी ऐसे पेपर। अब बात करते हैं ऑप्शनल की। देखिए, नेक्स्ट वीकेंड में ऑप्शनल का पेपर है, तो आपके पास इनफ टाइम है 5-6 दिन का। उसके अंदर आप मैक्सिमम रिवीजन करिए ऑप्शनल का। ऑप्शनल का जितना अच्छे से रिवीजन करेंगे उसमें आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, कुछ ऑप्शनल ऐसे है थियोरेटिकल ऑप्शनल्स कि जिसके अंदर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलती है। तो वो चॉइस के अंदर कौन सी चॉइस आपको करनी है, क्योंकि मैंने यहां पे स्टार लगाया उसका मतलब यह है कि सारे ऑप्शनल के अंदर ये चॉइस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप टॉपर्स की आंसर कॉपी वगैरह देखेंगे और उसमें से एक अंदाजा लगाएंगे कि जहां पे भी हमारे पास चॉइस अवेलेबल है वहां पे हम कौन से चैप्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। लाइक मैथमेटिक्स ऑप्शनल के अंदर है, सोशियोलॉजी में है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में है, तो वहां पे चॉइस आपको ध्यान से करनी है। फिर उसके बाद देखिए, कई बार क्या होता है कि ऑप्शनल अगर हमारे एकेडमिक बैकग्राउंड से मैच करता है तो हम उसमें इतना डेप्थ में चले जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि एग्जामिनर को हमारा जो नॉलेज है वो दिखा दे। बट एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे खेल नॉलेज का नहीं है, यहाँ पे स्कोर का खेल है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का रोल क्या है? आपको ज्यादा स्कोर दिलाना। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर कैंडिडेट्स जो टॉपर्स होते हैं उनका ऑप्शनल के अंदर 300 से ज्यादा स्कोर होता है। अब अगर ऑप्शनल का टोटल वेटेज 500 है तो उसमें 300 से भी ज्यादा स्कोर ले आते हैं कुछ कुछ ऑप्शनल के अंदर हमने देखा है कि 350 तक भी स्कोर आता है, विच काउंट्स फॉर 70%। जबकि जीएस पेपर के अंदर 1000 में से हार्डली 500 के आसपास स्कोर आता है, 450-500, वो भी मैक्सिमम। तो जब जीएस में हम मैक्सिमम 50% स्कोर कर पाते हैं, ऑप्शनल में हम मैक्सिमम 70% तक भी स्कोर कर सकते हैं। तो ऑप्शनल का रोल क्या है? स्कोर दिलाना। तो आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखने हैं जिससे आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट हो, बल्कि टॉपर्स की आंसर शीट से आपको ये अंदाजा लगाना है कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मुझे ज्यादा स्कोर दिला सकते हैं। क्योंकि आपका और एग्जामिनर का टेम्परामेंट या मेंटल स्टेटस मैच हो ये जरूरी नहीं है। तो उसको कैसे आप अंदाजा लगाएंगे? टॉपर्स आंसर शीट से और स्कोरिंग से। तो कैसे आप अपने ऑप्शनल के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? लाइक बहुत सारे ऑप्शनल ऐसे हैं कि जिसमें हम प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। सोशियोलॉजी है, पीएसआईआर है, इन सभी ऑप्शनल के अंदर आप बहुत सारे एग्जांपल्स को ऐड कर सकते हैं। कुछ ऑप्शनल ऐसे है कि जिसके अंदर स्कोप है, आप करंट अफेयर की कोई इवेंट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। पीएसआईआर के अंदर लाइक G20 हो गया, गवर्नेंस के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी के अंदर कोई सोशल इश्यू को आप मेंशन कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शनल्स के अंदर जो थियरीज है, अगर आप एज इट इज उसी लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस थियरी के साथ जो पर्सनालिटी एसोसिएटेड है अगर उनको मेंशन करते हैं तो भी मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डूज एंड डोंट्स फॉर द ऑप्शनल पेपर। इतनी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैंग्वेज।
अब एक जनरल परसेप्शन ये है कि लैंग्वेज का पेपर तो देखा जाएगा, वो तो पास हो ही जाएंगे, सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए उसके अंदर तो, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लैंग्वेज पेपर को लेके एंड दे कुडंट क्वालिफाई इन द लैंग्वेज पेपर, फिर तो मेंस में आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करें उसका कोई मतलब ही नहीं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। एटलीस्ट यू शुड गेट सम बेसिक आइडियाज फ्रॉम द PYQs अबाउट द लैंग्वेज इन विच यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर पेपर ए। पेपर ए के लिए आपने जो भी इंडियन लैंग्वेज चूज की है उसका आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए। वो बेसिक आइडिया का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने गुजराती सिलेक्ट किया है या हिंदी सिलेक्ट किया है और पिछले 3-4 साल से या एटलीस्ट पिछले 2 साल से आप सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके द्वारा हो सकता है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या हो सकता है कि लैंग्वेज के अंदर कोई भूल हो जाए, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए। ये सारी मिस्टेक जो है वो काफ़ी कॉमन है। तो उसका बेसिक आइडिया आपको PYQ से होना चाहिए कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी। देखो आपके पास 1 वीक का टाइम यहाँ पे भी है, नेक्स्ट वीकेंड में एग्जाम है लैंग्वेज पेपर का, तो आपको उस समय के दौरान जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसको एटलीस्ट पढ़ना है। रीड योर रीजनल लैंग्वेज फॉर द एंटायर वीक। जब तक एग्जाम नहीं आती एटलीस्ट पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएगी और इससे आप लैंग्वेज पेपर के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा स्कोर मतलब कि इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी टाइप का मेंटल ब्लॉकेज आपके स्कोर को कम करेगा। इसका मतलब क्या है, मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो सबसे बड़ी एग्जाम है वो आपके हाथों की और आपके माइंड की है। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय पे आप क्या फेस करते हैं, इफ योर माइंड इज वेल कनेक्टेड विथ योर हैंड तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। द मोमेंट यहां पे डिसकनेक्शन होता है तब जाके आपके मेंटल ब्लॉकेज जो है वो आपका स्कोर कम करवाएंगे। कैसे, अगर एक क्वेश्चन भी छूट गया तो ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 मार्क्स का लॉस होगा और 10 से 15 मार्क का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन छूट गए, 3 क्वेश्चन छूट गए, तब जाके आपके चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं मेंस एग्जाम क्लियर करने के। तो अवॉइड एनी काइंड ऑफ मेंटल ब्लॉक्स। आपका माइंड और आपका हाथ दोनों साथ में चलते रहने चाहिए। उसके लिए आपने इनफ प्रैक्टिस की है ऑलरेडी, अब ज़्यादा उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो आपको एंड मोमेंट पे ध्यान रखनी है, लाइक पेन, कोई भी एक कलर की पेन जो है वो यूज़ करनी है आपको आंसर लिखने के लिए। फिर उसके बाद जो भी आपकी एडमिट कार्ड एंड रिसीट्स हैं उसको आप चेक कर लीजिए कि उसको आपने लिया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें कुछ कॉमन गाइडलाइंस है जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको फॉलो करनी है। सो यहाँ पे ये वीडियो हम एंड करते हैं। आपकी अगर कोई सजेशन है या नेक्स्ट वीक के लिए आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू।